गुड इवनिंग एवरीवन। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। और हो सकता है कि आज के ही वीडियो में हम कंप्लीट करें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, लेकिन आज हमारी जो कोशिश होगी वो हम अच्छे से एक बार सिंधु नदी तंत्र को ख़त्म करेंगे, यानी इंडस रिवर सिस्टम को। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। देखिए, सिंधु नदी तंत्र शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आखिर सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये भारत में कहाँ से बहती हुई कहाँ गिरती है। देखिए, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर तिब्बत है और तिब्बत में एक ग्लेशियर है सिंगी खम्मान। ग्लेशियर का नाम क्या है? सिंगी खम्मान ग्लेशियर। सिंगी खम्बान ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है और इस तरफ बहती हुई लद्दाख में प्रवेश करती है और यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में। और आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है ये किसका है? ये पाकिस्तान का एरिया है, ये पाकिस्तान है। तो सिंधु नदी ने तिब्बत अब किसका हिस्सा है? चीन का। तिब्बत पर कब्जा किसने कर रखा है? चीन ने। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और लद्दाख में प्रवेश करते हुए, ध्यान रखिएगा, जब धारा 370 को, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 370 है, जब इसको समाप्त नहीं किया गया था, जब ये अस्तित्व में था, उस समय क्या था? उस समय ये पूरा राज्य कहलाता था जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसी राज्य का हिस्सा था। तो हम लोग कहते थे कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य के लेह जिले में प्रवेश करती है या लेह जिले से होकर गुजरती है। एकमात्र जिला था जहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिए, अब सिंधु नदी मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर प्रवेश करती है और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर से नहीं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो है जम्मू कश्मीर, और ये वाला जो हिस्सा है ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये है लद्दाख। तो अब भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राज्य से नहीं गुजरती है, अब गुजरती है केंद्र शासित प्रदेश से, जिसका नाम क्या है? लद्दाख। इतनी बात ध्यान रखेंगे। इस लद्दाख से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान से बहती हुई सीधे अरब सागर में जाकर गिरती है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंगी खम्बान ग्लेशियर। ये जगह कहाँ है? तिब्बत में। और तिब्बत में बोखर छू के निकट एक स्थान है, बोखर छू, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट है। कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर यात्रा आप सबने सुनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कहाँ जाना पड़ता है? चीन, यानी तिब्बत वाले क्षेत्र में। तो देखिए, यहाँ पर कौन सा ग्लेशियर? सिंगी खम्बान ग्लेशियर। ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है और सिंधु नदी यहाँ से बहती हुई लद्दाख में प्रवेश करती है और उसके बाद पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर है हर चीज़? ओके। अब हम देखते हैं आगे की चीज़ें। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कल कि जब हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं या किसी भी नदी का तंत्र पढ़ रहे हैं तो केवल उस नदी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उस नदी की सहायक नदियों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम एक नया चित्र बनाते हैं और उसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ देखेंगे। ओके, चलिए। इसके बाद देखिए, अब जो मैंने मैप बनाया था, अब आपको उसी को ध्यान में रखना है और बात को ध्यान से सुनना है। ये ग्लेशियर का नाम क्या है? सिंगी खम्बान ग्लेशियर, जो कि आपने लिख भी लिया होगा। यहाँ से नदी निकली कौन सी? सिंधु, और भारत में प्रवेश करती हुई कहाँ चली गई है? पाकिस्तान में। और कहाँ जाकर गिर गई है? अरब सागर में। कहाँ गिर गई है? अरब सागर में। ये सिंधु नदी है। इसका डायरेक्शन देखिए किधर है? उत्तर पश्चिम की ओर बह रही है, फिर उसके बाद होती हुई नीचे पाकिस्तान में आ गई है। जब ये नदी ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो ध्यान रखिए, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से होकर प्रवेश करती है भारत में। ध्यान रखिए, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से।
तो अभी मैंने आपको पर्वत श्रेणियाँ, हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, अभी सीधे हम इस नदी तंत्र को पढ़ रहे हैं। तो जब मैं आपको पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अभी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे मैं अगर पर्वत श्रृंखलाओं की बात करूं तो एक क्रम है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का। सबसे पहले हम कहते हैं कि एक है परा हिमालय। क्या है, मैं यहाँ पे एक छोटे चित्र में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे जब इसका लेक्चर आएगा। परा हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और यह है शिवालिक। परा हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये चार। अब इसमें देखिए परा हिमालय की अगर बात करें तो यहाँ पर एक रेंज है काराकोरम, दूसरी रेंज है जास्कर जिसको जेड से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख, और तीसरी रेंज है जास्कर KLZ। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला। बस हमें यहाँ पे इतना सा जानना है कि सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश कर रही है तो लद्दाख और जास्कर के बीच में से होकर प्रवेश कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश कर रही है तो इस तरफ है लद्दाख पर्वत श्रृंखला और इस तरफ है जास्कर पर्वत श्रृंखला, इसके बीच में से होकर सिंधु नदी प्रवेश कर रही है। तो सिंधु नदी लद्दाख में यानी भारत में जब प्रवेश करती है तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से होकर प्रवेश करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बड़ी आसान सी बात है। तो इस लद्दाख के ऊपर कौन सी श्रृंखला होगी फिर? काराकोरम। ठीक, बस अभी इतना सा जानिए, फिर जब पर्वतों का वीडियो आएगा तो उसमें हम इनके बारे में आराम से जानेंगे। ओके, चलिए इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत में जब सिंधु नदी प्रवेश करती है तो लद्दाख और जास्कर के बीच में से होकर प्रवेश करती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके चलिए, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ, इसको केवल, क्योंकि हमें पढ़नी है सहायक नदियाँ, क्योंकि हम नदी तंत्र पढ़ रहे हैं और नदी तंत्र में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ पढ़ी जाती हैं। अब देखिए ये जगह है सिंगी खंबान, ग्लेशियर। यहाँ से सिंधु नदी आगे की तरफ बढ़ी, भारत में प्रवेश कर गई और उसके बाद पाकिस्तान में आ गई। लेकिन पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व ये एक महाखड्ड का निर्माण करती है। क्या बनाती है? महाखड्ड। महाखड्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गॉर्ज। क्या बनाती है? गॉर्ज का निर्माण करती है। फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। अब आपसे अगर कहा जाए कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की कुल लंबाई, तो ध्यान रखिए लगभग 3200 किलोमीटर है। 3249 किलोमीटर आपको मिलेगा किताबों में, तो आप लगभग 3200 किलोमीटर याद रखिए। सिंधु नदी की लंबाई आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है। तो ध्यान रखिए सिंधु नदी की भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। कितनी लंबी है? 1114 किलोमीटर। ये सिंधु नदी की भारत में लंबाई है। भारत में सिंधु नदी की लंबाई इतनी है 1114 किलोमीटर। जबकि अगर आप सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करो तो ये 3249 किलोमीटर है। आप लगभग 3200 किलोमीटर याद कर सकते हो, 3249 किलोमीटर। ये दो बातें भी आपको याद रखनी है, नोट डाउन कर लेनी है। अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो देखिए जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हर नदी की एक तो दाएं तट की सहायक नदियाँ होती हैं और एक बाएं तट की सहायक नदियाँ होती हैं। तो सिंधु नदी की डायरेक्शन देखिए आप किस तरफ है, इस तरफ सिंधु नदी बह रही है, यानी मैं भी इस तरह से खड़ा हो जाता हूँ, सिंधु नदी इस तरह जा रही है। अब बताइए जो नदी सिंधु में इस तरफ से मिलेंगी, इस तरफ से, ये दाएं तट की सहायक होंगी या बाएं? सिंधु नदी इस तरफ है, मैं भी इस तरफ हूँ, तो ये मेरा दायां हाथ है। तो दाएं तट की सहायक का मतलब तो उधर से जो आ रही होंगी इधर, और बाएं तट की सहायक मतलब जो इधर से आ रही होंगी यानी इस तरफ से।
तो ये बाएं तट की सहायक हैं। तो एग्जाम में ज़्यादातर बाएं तट की सहायक नदियाँ ही पूछी जाती हैं। बाएं तट की, देखिए बाएं तट की सहायक नदी का मतलब जो यहाँ से आकर मिलने वाली हैं इस तरफ से, तो वो नदियाँ हैं 5 हैं। कितनी? 5। इनको कहा जाता है पंचनद। क्या कहा जाता है? पंचनद। कौन कौन सी हैं? देखिए सबसे पहली झेलम। क्या नाम है इस नदी का? झेलम। अगली नदी है चिनाब। झेलम के बाद चिनाब, उसके बाद रावी। रावी, इसके बाद सतलज। रावी, व्यास सतलज, रावी। रावी, इसके बाद व्यास और सतलज। देखिए सिंधु, झेलम, चिनाब या चिनाब, रावी, व्यास और ये नदी है सतलज। अब देखिए सिंधु नदी तो तिब्बत से आ रही है। झेलम, चिनाब, रावी और व्यास ये नदियां भारतीय भूभाग से ही निकल रही हैं, यानी ये किसी बाहर देश से नहीं आ रही हैं, भारतीय भूभाग से आ रही हैं। लेकिन इसमें जो एक नदी है जो आपको ये दिख रही है सतलज नदी, ये भी तिब्बत से आती है और ये जिस जगह से आती है उस जगह का नाम है राकसताल। और ये कहाँ है? तिब्बत में। राकसताल यानी सिंगी खम्बान ग्लेशियर और राकसताल दोनों कहाँ हैं? तिब्बत में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो सतलज भारतीय भूभाग से नहीं आ रही है, चीन से आ रही है। चीन मतलब तिब्बत से आ रही है, ठीक। और किस जगह से आ रही है? उद्गम स्थल कहाँ है? राकसताल। कहाँ है? राकसताल। चलिए अब हम देखते हैं कि इन नदियों की कुछ खास बातें क्या हैं, इनका उद्गम स्थल क्या है, कहाँ जाकर ये मिल जाती हैं। आप एक चीज़ देख रहे होंगे इस चित्र में, ये नदियाँ पहले आपस में सब एक में मिल गईं, उसके बाद जाकर ये पाकिस्तान में एक जगह पर सिंधु नदी में जाकर मिली हैं। तो ये नदियाँ पहले आपस में मिलती हैं, सिंधु में गिरने से पहले ये नदियाँ सब आपस में मिल जाती हैं और आपस में मिलने के बाद गिरती हैं जाकर सिंधु नदी में। कहाँ? पाकिस्तान में। और जिस जगह ये जाकर मिलती हैं इस जगह का नाम है मिठानकोट। क्या नाम है? मिठानकोट। मिठानकोट। और ये मिठानकोट कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। अब झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये क्रम है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि सिंधु नदी में बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो देखिए आप, सिंधु नदी तो बह रही है, मुख्य नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, यानी अगर आपसे क्रम पूछे तो क्रम क्या है? सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सी नदी है? सिंधु। इसके बाद झेलम, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो सिंधु नदी के बारे में तो हमने जानकारी ले ली कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। अब हम इन नदियों के बारे में जरा जान लें थोड़ा। जैसे झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील, इसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील, या फिर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है वेरीनाग। वेरीनाग कहाँ है इसका उद्गम स्थल? वेरीनाग या शेषनाग झील। और ये जगह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, और जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, क्या है? यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए दूसरा, चिनाब नदी। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे चिनाब नदी का उद्गम स्थल पूछ दे, वैसे आपको ध्यान रखना है कि चिनाब नदी का कोई निश्चित उद्गम स्थल है नहीं, क्योंकि चिनाब नदी कोई एक नदी नहीं, दो नदियों की धाराओं से मिलकर बनी है चिनाब। कैसे? अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए। जैसे एक दर्रा है, दर्रे का नाम है
बारालाचाला, बारालाचाला, ला का मतलब दर्रा होता है तिब्बती भाषा में, और हम इसको बोल देते हैं बारालाचाला दर्रा। ये दर्रा है बारालाचाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इस दर्रे के एक तरफ से एक नदी आती है, इसका नाम है चंद्र, नदी का नाम है चंद्र, और इस तरफ से नदी आती है, इस नदी का नाम है भागा। तो जब ये चंद्र और भागा नदियां आपस में मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा ही बनती है चिनाब। इनकी संयुक्त धारा क्या बन जाती है? चिनाब। चिनाब। तो बताइए चिनाब नदी कैसे बनी है? चंद्र और भागा से मिलके। तो उद्गम स्थल क्या हुआ? बारालाचाला दर्रा। ये आएगा एग्जाम में कि बारालाचाला दर्रा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो चिनाब का। वैसे निकल कौन सी नदियां रही हैं? दो, चंद्र और भागा। लेकिन ये दोनों जहां पर मिलती हैं इस जगह का नाम है तांडी। क्या नाम है? तांडी। तांडी। और हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास में ये जगह है तांडी, जहां पर मिल रहा है। कौन से, किसके पास है? केलांग। केलांग के पास में। जगह का नाम लिख लीजिए केलांग। केलांग के पास में एक जगह है तांडी, यहाँ पर चंद्र और भागा नदियाँ आपस में मिलती हैं और इनकी संयुक्त धारा ही चिनाब कहलाती है। क्या कहलाती है? चिनाब। तो अब बताइए उद्गम स्थल अगर देखा जाए, चिनाब बन कहाँ से रही है? तांडी से। लेकिन उद्गम स्थल कहाँ से है? क्योंकि दो धाराओं से मिलकर बन रही है, तो बारालाचाला दर्रा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? ये थोड़ा आप डिटेल में जान लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी एग्जाम में आंसर लगाने में। तो उद्गम स्थल क्या हो गया? बारालाचाला दर्रा, और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ओके। इसके बाद देखिए रावी। रावी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में ही है। रा से रावी और रा से रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद व्यास। व्यास का उद्गम स्थल है व्यास कुंड। इसका उद्गम स्थल क्या है? व्यास कुंड, और ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे के निकट है। रोहतांग दर्रे के निकट क्या है? व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश में। किसका उद्गम स्थल है? व्यास नदी का। इसके बाद सतलज नदी का उद्गम स्थल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, राकस ताल। कौन सा ताल? राकस ताल। और ये जगह कहाँ है? तिब्बत में। ये जगह कहाँ है? तिब्बत में। ठीक। तो आपने इन सारी सहायक नदियों के उद्गम स्थल भी देख लिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक बात अच्छे से जान लीजिए, आपसे पूछेगा सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो आंसर है चिनाब। चिनाब नदी। यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है। यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसको मैं मिटा दूं, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं इसको, है ना। एक बार नोट डाउन करो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने ये वाली नदियाँ देखी हैं, ये कौन से तट की नदी हैं? एक बार देखिए, इस तरफ आप फिर घूम जाइए, ये बाएं तट की सहायक नदियाँ थीं। अब हम देखेंगे दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए दाएं तट की सहायक नदियों में सबसे पहली नदी है नुब्रा। कौन सी नदी है? नुब्रा। इसके बाद अगली नदी इसमें आकर गिरती है जिसका नाम है गिलगित। क्या नाम है? गिलगित। इसके बाद ये दो नदियाँ, ये तो लद्दाख वाले क्षेत्र में है, लेकिन इसके बाद इधर के क्षेत्र में आप देखिए, इस तरफ वाले क्षेत्र में, यहाँ पर पाकिस्तान से ही जो सिंधु नदी में आकर नदियाँ मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है इस तरफ कौन है? पूरा पाकिस्तान है। यहाँ से पहली नदी जो आकर इसमें गिरेगी उसका नाम है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम। इसके बाद एक नदी आएगी, इसका नाम है तोची। खुर्रम, तोची। अगली गोमल। गोमल। इसके बाद अगली नदी है बिबोआ। बिबोआ। और इसके बाद एक और नदी आकर इसमें गिरेगी, इसका नाम है संगर। तो देखिए
बड़ा आसान है। ये नदियाँ तो आपको याद हो गई होंगी, ये आपने कई बार पढ़ी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इस तरह याद कर लीजिए। ये वाली देखिए, इन नदियों को छोड़िए, यहाँ से देखिए जो पाकिस्तान से आकर गिर रही हैं इसमें, खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ, संगर। बोलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ, संगर। खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ, संगर। साथ साथ बोलेंगे तो जल्दी याद होगा, नहीं तो आप सोचोगे पहले नोट डाउन कर लें फिर याद करें, फिर याद नहीं होगा। तो अभी मेरे साथ फिर बोलिए एक बार, खुर्रम, तोची, खुर्रम, खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ, संगर। कौन कौन सी? खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ, संगर। तो एक बार जितना हमने ये सब पढ़ा है इसको एक बार हम समराइज कर देते हैं, फिर ये वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। सिंधु नदी तंत्र आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखिए सिंधु नदी, यहाँ पर हम लिखेंगे दाएं तट की सहायक नदियाँ और इस तरफ लिखेंगे बाएं तट की सहायक नदियाँ। दाएं तट की सहायक, बाएं तट की। तो एक बार बताइए दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इस तरफ आप मुंह करके खड़े होंगे तो बताइए दाएं हाथ कौन सा, इधर वाला। तो ये नदियाँ सारी कौन सी हैं? दाएं तट की। तो मेन नदियों में इनको हम लिखेंगे, लिखिए नुब्रा, गिलगित, खुर्रम, तोची, बिबोआ और संगर। और बाएं तट की सहायक नदियां अभी अभी आपने पढ़ी हैं। बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन है बताइए? झेलम, चेनाब, इसी को हम चिनाब भी कहते हैं, आप चिनाब लिख लीजिए, रावी, व्यास और सतलज। इस तरह से हमारा सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो गया और इससे ज़्यादा आपसे नदियां नहीं पूछेगा सिंधु नदी तंत्र में। ये सिंधु नदी तंत्र समाप्त। लेकिन ध्यान रखिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में या सिंधु नदी के बारे में और भी बातें हमको पढ़नी है, लेकिन वो बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। जब हम लोग भारत का भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे, भारत की भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे, तो उसमें हिमालय के बारे में जब पढ़ेंगे तब एक बार इसको देखेंगे, और जब उत्तर भारत के मैदान पढ़ेंगे तब एक बार फिर सिंधु का जिक्र आएगा। तब हम देखेंगे कि सिंधु नदी के क्षेत्र में कैसे दोआब बनते हैं। क्योंकि देखिए इन सिंधु नदी, झेलम नदी, इनके बीच में आपको जगह दिख रही है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो कई सारे दोआब बनाती है सिंधु, तो उसको हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, वो हम उस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर कीजिए वीडियो। ओके, थैंक यू।